प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में, फ्रीडम मूवमेंट में असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन एक खिलाफत आंदोलन का ही रूप था। जो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा था और तुर्की के खलीफा को बंदी बना लिया गया था। तुर्की के खलीफा को ब्रिटेन ने बंदी बना लिया था और उसी बंदी बनाए जाने के कारण पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज़ थे और उस नाराज़गी के कारण पूरे दुनिया में मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था। भारत में भी मुसलमानों का प्रदर्शन हो रहा था और उसी को खिलाफत मूवमेंट कहा गया। महात्मा गांधी ने ये अच्छा अवसर समझा और महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ दिया ताकि उन्हें के खलीफा को रिहा किया जा सके। यहाँ से देखा जाए तो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भी गया, मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल, ताकि खलीफा को छुड़ाया जा सके। यहाँ पे मुसलमानों का ये मानना था कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का इस शर्त पे साथ दिया है कि अंग्रेज मुसलमानों के किसी भी नीति के बारे में चर्चा, किसी भी धार्मिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी कारण यहाँ पर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में 2 बार प्रतिनिधि मंडल लंदन गया, लेकिन कहीं पर भी वहाँ पे न तो वायसराय मिला, नहीं तो प्रधानमंत्री मिला, न तो सम्राट मिला, जिसके कारण एक घोर निराशा था और इसी कारण यहाँ पे खिलाफत आंदोलन छिड़ गया। और इसी खिलाफत आंदोलन का अगला रूप था असहयोग आंदोलन। 1920 में यह असहयोग आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। अगस्त 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तैयार किया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा और लिखने के पश्चात इसमें पेश किया गया, लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इसका विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया गया और इसी विरोध के कारण देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, लेकिन वहाँ पे स्वीकृति मिल गई। और इस तरह आखिर इस असहयोग आंदोलन में क्या क्या बातें थीं, प्री में 2 बार पीसीएस के प्री में भी पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का लेखक कौन था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे, उसका एक लाइन में आंसर है महात्मा गांधी थे। आखिर इस असहयोग आंदोलन में क्या क्या बातें थीं, क्या प्रपोजल में शामिल था, उस पर हम बातें कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन में पहला प्रपोजल था कि सरकारी उपाधि को वापस कर दिया जाए। जो भी सरकारी उपाधियां हैं उसको वापस कर दिया जाए। जो लोग भी अवैतनिक रूप से सरकार के यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए और जो लोग भी सरकारी पदों पे बैठे हुए हैं उस सरकारी पदों को छोड़ दें। सरकारी पदों को छोड़ दें, ये पहला मांग था। और इसी कारण देखा जाए तो जब इन्होंने आह्वान किया, इस प्रपोजल को पास किया, आह्वान किया, तो इसके कारण देखा जाए तो लगभग तमाम लोगों ने सरकारी पत्रों से त्यागपत्र दे दिया, सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिया, या फिर उपाधि जो भी थी उपाधियों को वापस कर दिया। स्वयं महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। उनके 5वें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे जो उपाधि थी उसकी वापसी का दौर चलने लगा। वहीं पर देखा जाए तो सरकार द्वारा आयोजित जो सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव थे उन सब का बहिष्कार कर दिया गया और ये कहा गया कि जो भी मामला है वो पंचायत, आपसी विवादों को पंचायत के माध्यम से निपटारा किया जाए। बहुत से वकीलों ने क्या किया, इस समय न्यायालय का बहिष्कार किया और तमाम क्षेत्रों से वकीलों ने सरकारी वकील और वकालत की पेशा छोड़ दिया।
यहाँ उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने वकालत को छोड़ दिया। दिल्ली से अरुणा असफ अली ने छोड़ा। वहीं पर देखा जाए तो बंगाल से चित्तरंजन दास ने वकालत पेशा छोड़ दिया। मद्रास में सी राजगोपालाचारी ने छोड़ दिया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया। ये एक यूनिवर्सल हो गया कि वकीलों ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र दिया और न्यायालय का बहिष्कार किया। पंचायत के माध्यम से यहाँ पे विवादों को निपटारा किया जाने लगा। सरकार और स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, अगला प्रपोजल था और ये भी शुरू हो गया। इस समय विश्वविद्यालय के छात्र, हाई स्कूल के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो लोग मेसोपोटामिया और अन्य देशों में जाके श्रमिक लोग नौकरी करते थे, उन्हें जाने से मना कर दिया गया। कहा गया किसी को कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। अगर कोई कहीं पे नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी जो व्यवसाएं हैं वो चौपट होंगी। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, वहाँ पे खेती नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन के साथ जो भी बंधुआ मजदूर जाते थे उनको जाने से मना कर दिया गया। और ये था मुख्य प्रपोजल, असहयोग संबंधी बातें। अब यहाँ पर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन का बहुत लोगों ने विरोध भी किया। कौन कौन ऐसे लोग थे जो असहयोग आंदोलन को विरोध करने का काम किए, जिसमें एनी बेसेंट जो कांग्रेस की अध्यक्षा भी रह चुकी थी, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना इत्यादि लोगों ने इसका विरोध करने का काम किया। फिर भी 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही देखा जाए तो वकीलों ने, तमाम लोगों ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। उससे कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया इन्होंने। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। इस तरह देखा जाए तो ये दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1920 में इस विधेयक को पुनः पास कर दिया गया। दिसंबर 1920 में इस विधेयक को पुनः पास करने का काम किया गया। और इस विधेयक का विरोध चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उन लोगों ने इस विरोध से अपना नाम वापस ले लिया। स्वयं कांग्रेस के मंच से नागपुर में 1920 में चित्तरंजन दास ने इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश करने का काम किया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और एक तरह से देखा जाए तो विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, फिर से विदेशी वस्तुओं की होली जलाए जाना, ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी गई। इसी समय देखा जाए तो विदेशी वस्तुओं की लगातार जगह जगह पे जब होली जलाई जा रही थी तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, और ये कहा था कि विदेशी वस्तुओं को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। निष्ठुर बर्बादी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जबकि इसके प्रत्युत्तर स्वरूप महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जलाया जाना ही अंग्रेज़ों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, अंग्रेज़ों के साथ बेहतर व्यवहार है। आगे हम बातें कर ले। इसमें सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई? इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी अली बंधुओं की हुई। जो मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, दोनों वकील थे, उन्हीं दोनों भाइयों की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। और बाकी अन्य जगहों पे लगातार लोगों की, कार्यकर्ताओं की, 90,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और देश के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। इसी समय देश के अंदर तमाम जो आंदोलन चल रहे थे, छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, वो सब असहयोग आंदोलन के हिस्सा बन गए। यहाँ पे देखा जाए पंजाब में अकाली आंदोलन चल रहा था, और वो अकाली आंदोलन इसका हिस्सा बन गया। और उस अकाली आंदोलन में देखा जाए तो वो गुरुद्वारा में बैठे हुए जो भ्रष्ट महंत थे, प्रबंधक में जो बैठे हुए महंत थे,
जो भ्रष्टाचार के गढ़ बने हुए थे, उन्हीं को निकालने के लिए अकाली आंदोलन चल रहा था, वो भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। उसके बाद असम में चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, वो भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। मिदनापुर में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों के राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गए। केरल में देखा जाए तो मलाबार तट पर मोपला विद्रोह चल रहा था, मोपला किसानों का विद्रोह चल रहा था, वो भी मोपला किसान विद्रोह ही इसका हिस्सा बन गया, इसका भाग बन गया। अवध में जो नाई धोबी आंदोलन चल रहा था प्रतापगढ़ में, वो नाई धोबी आंदोलन भी इसका हिस्सा बन गया। और ये एक तरह से आंदोलन सर्वव्यापी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जमींदारों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया। ऐसे घड़ी में देखा जाए तो महात्मा गांधी ने किसानों से आह्वान किया कि किसान उन जमींदारों को टैक्स न दे जो सरकार समर्थक है, लेकिन उन्हें टैक्स दे जो सरकार विरोधी है। सरकार विरोधी है उसको टैक्स दे, और इस तरह के आह्वान किया और लगभग कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का 1921 में भारत आगमन हुआ और उसका हर जगहों पे काले झंडे दिखाए गए, उसे हर जगहों पे एक तरह से काले झंडे दिखाने का काम किया गया। यहीं पर बात कर लें तो वेल्स के साथ युवा अवस्था में ही माउंटबेटन भी भारत आया था, यानी कि एक बार माउंटबेटन वायसराय बनने से पहले ये भारत आ चुका था, और वो दौर था 1921। वेल्स के राजकुमार का हर जगहों पे बंद दरवाज़ों और गलियों ने स्वागत किया। यहाँ पे सीधे सीधे राजकुमार के बैक जाने की मना कर दिया गया। दिल्ली का जो विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा था, उसने स्वागत करने से इनकार कर दिया। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे ये आंदोलन तीव्र गति से चलता रहा। 1 फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर 7 दिन के अंदर सभी राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते हैं तो एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया जाएगा सरकार के खिलाफ, और वही हुआ। यहाँ पे जैसे इन्होंने आह्वान किया और अब सरकार ने कोई भी इस पर सुनवाई नहीं किया, जिसके कारण अब जो अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था वो हिंसा में बदल गया। हिंसा में बदलने का काम किया और 4 फरवरी 1922 को किसानों की एक जुलूस निकलने लगी गोरखपुर में। चौरी चौरा उसके आसपास के गांवों में निकली, जिस समय पुलिस ने उन किसानों पर गोली चला दिया, जिसमें 3-4 किसानों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण किसानों ने आसपास के गांव में एक समूह बनाया और 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में से चौरी चौरा नामक थाना को चारों तरफ से घेर लिया गया, और चारों तरफ से घेरने के पश्चात उस थाने में आग लगा दी गई, और उसमें जो भी पुलिसकर्मी थे, थानेदार थे, वो सब जिंदा जल गए। 21 पुलिसकर्मी थानेदार सहित जिंदा जल गए, और इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से पुकारा गया, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कई बार प्री में पूछ दिया जाता है सवाल कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, किस जिला में स्थित है, तो ये गोरखपुर जिला में स्थित है। अभी से चौरी चौरा कांड जब घटित हो गया तो उस समय महात्मा गांधी गुजरात के बारदोली में मौजूद थे। कई बार पूछा जाता है जब चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ पे मौजूद थे? गुजरात के बारदोली में मौजूद थे। और उस समय देखा जाए तो बाबा राघव दास ने टेलीग्राम के माध्यम से सूचना पहुंचाई कि यह कांड हो चुका है, यहाँ पे अहिंसा का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, आलोचना का दौर चलने लगा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी के एक गांव ने हिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी आलोचना किया, तमाम नेताओं ने आलोचना करना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों को लगा कि महात्मा गांधी अपने नेताओं से अलग थलग पड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और गिरफ्तार करने के बाद 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। 18 मार्च को
अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड के सामने उन्हें पेश किया गया और पेश करने के बाद उन्हें 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के आधार पे 1924 में इन्हें रिहा किया गया। तो ये है असहयोग आंदोलन जिस पर हमने बातें किया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता जाए और मैं लगातार वीडियो बना के डालता जाऊँ। धन्यवाद।